नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हम आपको एक मंच प्रदान करते हैं ताकि आप खेती किसानी से संबंधित जो आपके मन में सवाल हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके जवाब हमारे विशेषज्ञों से आप पूछ सके, जान सकें एक फोन कॉल के जरिए। और इसके लिए हम रोजाना शामिल करते हैं इसमें खेती किसानी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विषय। तो आइए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। बता दें आपको, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के बारे में। ये आज के हमारे कार्यक्रम का पहला विषय रहेगा। और दूसरा विषय रहेगा बेल वाली सब्जियों की तुड़ाई एवं रख रखाव। जी हाँ, इन दोनों ही विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल हैं, कोई भी समस्याएं आ रही हैं, तो आप उनके जवाब जानने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए आपको जानकारी दे देते हैं हमारे टोल फ्री नंबर की। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान यानी कि अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर YR मीणा, जो अपर आयुक्त हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राम आसरे, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और वो लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम विस्तार से जानकारी लेंगे, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, डॉक्टर राम आसरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम आसरे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम के विषय के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है, जिनके संबंध में आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर बता दिए हैं, आपको फोन उठाना है, वो डायल करने हैं और आप अपने सवाल सीधा हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं और वो आप तक उनके जवाब जरूर पहुंचाएंगे। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की हम यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के बारे में। तो डॉक्टर मीणा, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये योजना आखिर है क्या और क्यों इसकी शुरुआत की गई। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना यानी PMKMY ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और 9 अगस्त 2019 को इसको लागू किया गया था। ख्याल में यही रखा गया था कि हमारे जो किसान हैं, काम करते करते मतलब बड़ा परिश्रम, कठिन मेहनत ये सब करते करते जब ओल्ड एज हो जाते हैं, वो बुजुर्ग होते हैं, 60 साल की उम्र पा लेते हैं जी, तब उतना खेती में मेहनत नहीं कर पाते, आमदनी का कोई जरिया नहीं रहता। और ख़ासकर ये जो योजना है लघु और सीमांत किसानों के लिए है, यानी लघु और सीमांत में जिनके यहाँ 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो या 2 हेक्टेयर हो जी, उनको लघु और सीमांत किसान मानते हैं। तो उनको कुछ ना कुछ आमदनी मिलती रहे, इसलिए ये पेंशन योजना है और स्वैच्छिक है। तो हमारे किसान इसे पेंशन योजना के तौर पर भी जान सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी, तो हमारे किसानों को आगे चलकर या फिर कहीं बुजुर्ग अवस्था में जब आ जाते हैं, वृद्ध अवस्था में जब आ जाते हैं, तब आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी और हमारे किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं। खासतौर पर छोटे और सीमांत किसान जो हैं, उन्हें इससे लाभ मिल सकता है। आगे चलकर भी अच्छी आमदनी उन्हें मिल सकती है ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त रह सके। कैसे आप का लाभ ले सकते हैं, क्या क्या आपको तैयारियां करनी है, क्या कागजात चाहिए, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी और इसका उद्देश्य 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र छोटे और सीमांत किसानों को हर माह न्यूनतम 3,000 रुपए के भुगतान का प्रावधान है। इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के छोटे और सीमांत किसान शामिल हो सकते हैं। इसके लिए किसान की ओर से हर माह 55 से 200 रुपए के बीच जमा करने होंगे। ये राशि किसान की आयु पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार भी अपनी ओर से इतनी ही राशि का योगदान कर रही है। 60 साल का होने पर किसान को हर माह 3,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। उम्मीद है कि इस योजना से 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों का जीवन सुरक्षित हो सकेगा।
मजदूरों के लिए भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। ये योजना असंगठित क्षेत्र के ऐसे 42 करोड़ मजदूरों को समर्पित है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम हो। कोई भी इच्छुक मजदूर नजदीक के जन सेवा केंद्र जाकर अपना पंजीकरण करा सकता है। इसमें शामिल होने के लिए भी आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है और प्रीमियम दर 55 से 200 रुपए प्रति माह निर्धारित है। 60 साल की उम्र हो जाने पर पात्र श्रमिक को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। तो देखिए आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर, और इस योजना के बारे में विस्तार से हमारे विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा जो दूसरा विषय है, पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राम आसरे से ले लेते हैं। डॉक्टर आसरे, बेल वाली सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को, कि अगर गर्मी के मौसम की हम बात कर लिए तो किस तरह से ये उनके लिए लाभान्वित साबित हो सकती है? कि बेल वाली सब्जियों की जहाँ बात करते हैं, इनको हम कद्दू वर्गीय सब्जियां भी कहते हैं। और इसमें आपकी जो प्रमुख सब्जियां आती हैं वो है आपका खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, तरोई, टिंडा। और दो महत्वपूर्ण यहाँ पे जो फसलें हैं, इसमें इनका नाम लेना चाहता हूँ और ख़ास कर अपनी जगह बनाती हैं गर्मियों में, ये है आपकी तरबूज और खरबूजा। और ये बहुत ही अहम हो जाती है, खासकर जब आपकी लू के थपेड़े लगते हैं और जब कोई भी व्यक्ति शाम को हार थक कर जाता है और इनका रसास्वादन करता है या इनका उपयोग करता है, तो कहीं उनको एक सेहतमंद भी होती है और उनको एक बहुत ही आमदनी का जरिया भी बनती हैं ये बेल वाली सब्जियां। और खासकर बेल वाली सब्जियों की बात करें, इनका जो योगदान है, जो गर्मियों में हमारी जो फसलें आती हैं, सब्जियों का जो एक बड़ा हिस्सा होता है, उसमें इन सब्जियों का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एक नज़र दौड़ाएं कि इसमें जो भी बाजार सब्जियां हैं, उनमें तकरीबन 80% इन्हीं सब्जियों से आपूर्ति होती है, बेल वाली सब्जियों को गर्मी के मौसम। तो ये रही बात आपकी बेल वाली सब्जियों के विषय में। जी, तो ये तमाम सब्जियां हैं जो बेल वाली सब्जी या फिर कहें कद्दू वर्गीय सब्जियों की श्रेणी में आती हैं, और हमारे किसान तो इनकी खेती से लाभ ले ही सकते हैं, साथ ही हमारे उपभोक्ता भी इनका सेवन अगर गर्मी के मौसम में करते हैं तो काफ़ी उनके लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है ये। और क्या क्या सावधानियां हमारे किसान बरत सकते हैं बेल वाली सब्जियों की खेती करते समय, विशेषज्ञ से जानेंगे। लेकिन एक और खास रिपोर्ट आपको पहले यहाँ दिखा देते हैं। बुआई से लेकर इनकी पैदावार तक विशेष देखभाल की जरूरत होती है। सही देखभाल से पौधों से समय से उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और जब सब्जियां तैयार हो जाती हैं तो किसान का काम है सब्जियों को सही अवस्था में तोड़कर बाजार ले जाना। तुड़ाई के दौरान सड़ी या खराब और रोगग्रस्त सब्जियों को छांट कर अलग कर देना चाहिए। अच्छी कीमत के लिए मध्यम और नर्म फलों की तुड़ाई करें। सब्जियों को बेल से अलग करने के लिए तेज चाकू से इस प्रकार काटना चाहिए कि बेल को कोई नुकसान न हो और कोई भी बेल न टूटे। किसान इस बात का भी ध्यान रखें कि सब्जी तुड़ाई का काम खासकर सुबह या शाम के समय करना चाहिए। काटी गई सब्जियों को देर न करते हुए समय से बाजार ले जाना चाहिए। खेत से बाजार तक की दूरी सब्जी को इस तरह से रखना चाहिए कि कम से कम नुकसान की आशंका हो। इसके अलावा यदि किसान बीज बनाना चाहते हैं तो बीज उत्पादन के लिए ज्यादातर पके फलों को स्टोर करें। तो
तो देखिए अभी आपने एक और खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी बेल वाली सब्जियों की तुड़ाई पर, और इसी के साथ आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और याद रखिए आपके फ़ोन कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113-061, 1800-113-061, ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, कार्यक्रम के दौरान अपने सवाल पूछ सकते हैं जिनके जवाब हमारे स्टूडियो में मौजूद और साथ ही लाइव जो हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मीना, अब आपके पास मैं आना चाहूँगी। आपने इस योजना के बारे में बता दिया कि हमारे छोटे और सीमांत जो किसान हैं वो इससे लाभ ले सकते हैं। पेंशन के तौर पर उन्हें एक राशि प्रदान की जाएगी जब वो 60 साल की उम्र के बाद पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में किस तरह से जुड़ा जा सकता है इस योजना से? इस योजना से जुड़ने के लिए जैसे हमने अभी रिपोर्ट भी देखी थी जी 18 से 40 साल के जो हमारे किसान हैं जी वो इसके पात्र हो सकते हैं। ये उम्र निर्धारित की गई है। और जैसे 18 साल का कोई भी किसान इसका वो रजिस्ट्रेशन कराता तो उसको 55 रुपये प्रति माह देना होगा जी। और 55 रुपये मतलब समान मात्रा में पैसा सरकार भी उसमें डालेगी, यानी उनके खाते में पर मंथ 110 रुपये जमा होगा जी। तो जितना हमारे किसानों द्वारा जमा किया जाएगा उतना ही सरकार कोई जैसे 55 रुपए आपने कम से कम बताया, ज्यादा से ज्यादा भी कोई सीमा निर्धारित की गई है? जी बिल्कुल, 40 साल के जो किसान हैं उनको मतलब मंथली 200 रुपये देना पड़ेगा जी। उम्र के आधार पर हर एक उसका 19 साल का होगा उसको भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आयु के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कंट्रीब्यूशन। तो ये है उसके पात्र होने के लिए मैंने कहा जैसे लघु और सीमांत किसान होने चाहिए जिनके 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो जी। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सक्लूजन यानी नाम जो पात्र नहीं हो सकते उसमें रखे गए हैं। जैसे कोई किसान जो दूसरे काम भी करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं जी, आर्किटेक्ट हैं, इस तरीके के वो प्रैक्टिस भी करते हैं, साथ में खेती खेती का कार्य भी करते भले हैं। उनके जमीन कम है लेकिन वो इसके पात्र नहीं हो सकते क्योंकि उनकी दूसरे जरिया है आमदनी का। तो वो इसके पात्र नहीं हो सकते। कोई राजनीतिक हस्ती रहे हुए किसान है, भले ही जमीन उनके पास 1-2 हेक्टेयर है, छोटे किसान है लेकिन वो MLA, MP या मिनिस्टर कहीं रहे हों या जिला परिषद के चेयरमैन, तो वो भी इसके पात्र नहीं हो सकते। कोई भी किसान जो इनकम टैक्स जिसने पिछले साल में दिया हो, किसी भी सोर्स से और आमदनी हो, वो भी इसके पात्र नहीं हो सकते। ऐसे किसान जिनके इंडस्ट्रियल लैंड हो, औद्योगिक जमीन हो, वो भी वहां से अगर उन्हें आमदनी मिल रही है तो वो इसका लाभ नहीं ले सकते, जुड़ नहीं सकते जी। और कुछ हमारी दूसरी इसी तरीके की योजना है जैसे प्रधानमंत्री जो श्रम वाली योजना है वो है, नेशनल पेंशन योजना है जिनमें पेंशन मिलती है इसी तरीके से। तो वो अगर ऑलरेडी किसी स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो वो भी इसके पात्र वो भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक समय में एक ही योजना का लाभ लिया जा सकता है। जी, अगर दोनों का लाभ लेने चलेंगे तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, और आपसे इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। डॉक्टर मीना, आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, हम उनका सवाल जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मुक्ति निधि जी। द्विवेदी, बांदा जिले से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछें। जी, मैं एग्रीकल्चर का एक स्टूडेंट हूँ और हमारे बांदा जिले हमारे जो है काफी अधिक क्षेत्र में इसकी मतलब खेती होती है। लेकिन मैम क्या है कि जो ये आपकी आज का विषय है बेल वाली सब्जियों का उत्पादन, तो हमारे जो बांदा जिले के खासकर कृषक हैं वो क्या करते हैं, उनको इसका उत्पादन कम करते हैं, या तो उनको उत्पादन करने का तरीका नहीं पता और या पता है तो फिर उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। तो मैम मैं ये आपसे आज गुजारिश करता हूँ कि आपके जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे बांदा जिले और मतलब खासकर बुंदेलखंड के किसानों को कुछ ऐसा मोटिवेट करें कि वो इसकी खेती अधिक करने लगे। जी बिल्कुल मुक्ति निधि जी, बहुत ही अच्छी आपने यहाँ से पहल की है। और मैं डॉक्टर राम आसरे आपसे यहाँ पर गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारे युवा हैं, चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के किसानों को आप बेल वाली सब्जियों की खेती के लिए प्रेरित करें, उन्हें जानकारी दें कि कैसे वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। बांदा या फिर उसके आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं हमारे जो कॉलर हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर आसरे? देखिए, बेल वाली सब्जियां हो या कोई अन्य सब्जियां हो,
उन सब की एक समेकित खेती जब की जाएगी तभी ही हमारे किसान भाई उनका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आप किसी एक हमारे किसान भाई या युवा काश्तकार ने खेती करनी शुरू की किसी अमुक सब्जी की, आप उदाहरण के तौर पर अगर उन्होंने लौकी उगाना शुरू किया, तो अगर उनकी लौकी बहुत थोड़ी मात्रा में, मान लीजिए 1 एकड़ या 2 एकड़ या 1 हेक्टेयर में उन्होंने उत्पादित की, तो उसकी मात्रा इतनी नहीं होगी कि बहुत दूर दराज तक 1 ट्रक या 2 ट्रक कहीं ले जा सके। तो जी। इसके लिए बात ये होगी कि आप, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो नगरीय परिधीय क्षेत्र है, दिल्ली है या गुड़गांव है या फरीदाबाद या लखनऊ है या झांसी है, उसके आसपास कुछ किसान मिलके एक अमुक फसल की पैदावार करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो आप खीरा 1 या 2 गांव में देखेंगे कि कोई किसान भाई मिलके खीरा ही का उत्पादित कर रहे हैं। खीरा का उत्पादन प्रतिदिन इतना हो जाता है कि ये 2 या 3 ट्रक लोड कहीं भी सब्जी को वहाँ पे दे सकते हैं किसी व्यापारी को। जी। यहाँ पे एक लिंक बनती है, बाजार की एक व्यवस्था बनती है। जब आप एक संयुक्त होकर खेती करते हैं, जिसे कहते हैं कि आप एक समूह बना लें 10, 15 या 20 लोगों का, या इससे बड़ा भी अगर समूह है, यहाँ पे बात आती सहकारिता, जो हमारा मूल मंत्र है किसानों की, खासकर इसकी सफलता हमारे महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में देखी जा सकती है। डेयरी के क्षेत्र में, पशुपालन या दूसरे उद्योग धंधों में, खासकर महाराष्ट्र में अगर हम अनार या जो आपका ग्रेप्स अंगूर कहते हैं, इसकी खेती किस तरीके के सारे सहकारिता के माध्यम से किसान भाइयों ने सरकार इसका लाभ उठाया। इसी तरीके से हम हमारे किसान का जो भी खास हमें अब सीमित नहीं रहना, बेल वाली सब्जी की अगर वो एक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहे, अकेले नहीं, एक समूह बनाए 10, 15, 20 या 1 गाँव या 2 गाँव जुड़कर। अब आजकल के लिए आपके दूसरे भी जो आपके चैनल हैं खुले हुए हैं, आपकी बड़ी बड़ी जो प्राइवेट जो एजेंसियां हैं, खासकर वो ऐसे स्मार्ट फार्मर्स कहते हैं, बहुत ही नवोन्मेषी या जो प्रगतिशील किसान उनको ढूंढ रही, जो कि एक अच्छी किस्म की और सही समय पे एक निर्धारित मात्रा में फल सब्जी कर उनको दे पाए, तो एक दरवाजे तक पहुंच सके कि हम प्रति आपसे 1 रोड टमाटर है या खीरा। जी, तो हम कुल इस मिलाकर यहाँ पर डॉक्टर आश्रय कह सकते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो समूह बनाकर अगर एक कार्य की शुरुआत करते हैं, या कहें खासतौर पर बेल वाली सब्जियों की खेती की शुरुआत करते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो मुक्तिनिधि जी, आप अपने क्षेत्र के किसानों में यही जागरूकता फैला सकते हैं कि एक किसान नहीं बल्कि बहुत सारे किसान मिलकर अगर इसकी खेती करेंगे, अच्छा उत्पादन हासिल होगा, तो निश्चित तौर पर उनके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी ये फायदेमंद साबित हो सकता है। और हम उम्मीद करते हैं हमारे विशेषज्ञ ने जो आपको महत्वपूर्ण बातें बताई हैं उनसे आप जरूर लाभ लेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, लाल बाबू पटेल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से ही। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार। सवाल मेरा यह है कि जैसे मान लीजिए घेवड़ा का सब्जी हम लगाते हैं जी, पूछिए। सवाल यह है कि जैसे घेवड़ा जानती हैं आप, घेवड़ा की जो सब्जी हम लोग लगाते हैं, घिया बोल रहे हैं। घिया, जैसे गर्मी स्टार्ट होता है उसकी मतलब बेल सूखनी चालू हो जाती है, इसका क्या कारण है? सूखने लग जाते हैं वो। लौकी। हाँ हाँ जी, जो डॉक्टर रामाश्रय क्या कहेंगे, घिया की सब्जी लगाते हैं ये और वो सूखने लग जाती है जैसे जैसे हाँ, गर्मी इससे बढ़ती जाती गर्मी है। आता है, सूखना चालू हो जाता है। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर आश्रय? देखिए लाल बाबू पटेल जी, अगर आप घिया या दूसरी यहाँ पे लौकी भी लगाते हैं, खासकर इनमें अगर आप इनका कहीं सही तरीके से इसमें जल प्रबंधन नहीं करते हैं, खासकर इस समय जब गर्मी पड़ती है, और आपने जो भी बेल वाली सब्जी लगाई अगर उसको हमने मेड़ पे नहीं लगाया, खासकर अगर हम जब भी लगाएं सब्जी, खासकर अगर हमें यहाँ पे इन्होंने घिया की बात की, तो आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी तकरीबन इसमें 1.5 से 2 मीटर तक रखते हैं, और एक यहाँ पे रिज बना लेते हैं, एक मेड़ सी बना देते हैं जिसका ऊंचाई कम से कम 30 से 35 सेंटीमीटर होती है। उसमें हम इस जो आपकी
घिया है उसके बीज रोपित करते हैं, तो जब हम पानी देते हैं इसमें, तो ये पानी इसकी जड़ों के पास इकट्ठा नहीं होता है, और खासकर जो इन्होंने बात की, जब ये सूखने लगती है घिया या की जो तोरी है, उसमें आपके एक जो फफूंदी है वो इसमें उसका आक्रमण होता है, जो खासकर जब तापक्रम ज्यादा होता है, जब खासकर बेल वाली फसल है और गर्मियों के दिन होते हैं, और जब नमी का मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है और तापक्रम भी बढ़ जाता है, उस दशा में आपकी पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं, और उस सड़ने का जो माध्यम होता है, जो जरिया होता है, वो फफूंदी होती है। तो खासकर अगर आप इस समय आपकी बेल वाली फसल, खासकर आपने यह बात की जो तोरी अगर सूख रही है, तो उसमें आप किसी फफूंदी नाशक का यहाँ पे प्रयोग करें, और फफूंदी नाशक में आप ले सकते हैं, आप यहाँ पे कार्बनडाजिम है, अगर आप कार्बनडाजिम ना मिल सके तो आपका एंडोफिल है, इन किसी भी आपकी जो मैंने फफूंदी नाशक का यहाँ पे नाम लिया, एंडोफिल है, कार्बनडाजिम है, इसकी तकरीबन आप 2 से 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल के, और इसको किसी आप जो आपकी जो छिड़काव करने की जो कनस्तर होता है, जिसको स्प्रेयर बोलते हैं, उसको स्प्रे ना करके इसकी जड़ों पे आप धीरे धीरे कहीं कहीं इसको ड्रेंच कर दें, जिसे कहते हैं, उसको हल्की से पानी जो आपकी दवा है बताया उसको उसमें उसको संतृप्त करते, मेड़ पे ही जहाँ पे आपने लौकी लगाई उसकी जड़ों के पास पास उसका घोल को समाहित करें, जिससे कि इसमें जो फफूंदी लगी है इसका निवारण होगा। हाँ, इसके साथ साथ इसमें थोड़ा संक्रमण काल चल रहा है, कोरोना का में काफी दौर चल रहा है, और कहीं कहीं फिर भी हमें काम तो करना है बचते बचाते। तो आप इसकी जो कहीं एक फोटो ले लें, तस्वीर ले लें, या इसके पौधे को जड़ सहित उखाड़ दें, और आपके जो भी निकटस्थ कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे हमारे जो विशेषज्ञ होते हैं, जो उनके साथ फोटो शेयर कर सकते हैं, और जो भी बीमार, वो भी जो भी समस्या है, एग्जैक्ट समस्या है, उसका समाधान जो विशेषज्ञ हैं वो भी बता सकते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर राम आश्रय ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है लाल बाबू पटेल जी। हम उम्मीद करते हैं आप ये समाधान जरूर अपनाएंगे, और साथ ही साथ आप अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ के वैज्ञानिकों से भी सलाह मशवरा ले सकते हैं, और साथ ही परामर्श ले सकते हैं, और साथ ही फोटो आप जरूर शेयर कर लें। तो बेल वाली सब्जियों में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और बेल वाली सब्जियों की तुड़ाई और रखरखाव पर। आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। तो आइए हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब मैं डॉक्टर मीणा आपके पास आना चाहूँगी। आपने जानकारी दे दी इस योजना के संबंध में, साथ ही कौन कौन इससे लाभ ले सकते हैं और कितनी राशि जमा करानी होगी, इन तमाम बातों के बारे में आपने बता दिया। क्या जरिया है, किस तरह से के कागजात चाहिए, कैसे शुरुआत की जा सकती है? रजिस्ट्रेशन आपने कहा था, किस तरह से कराएं? जी हाँ, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए
जो पात्र किसान हैं यानी 18 से 40 वर्ष के बीच की उम्र वाले, वो कॉमन सर्विस सेंटर जो जन सूचना केंद्र होते हैं, CSC, आमतौर पर गांव में हैं सभी जगह, तो वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। खासकर पेपर की जो बात की आपने, उसमें आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मतलब उसमें पूरी डिटेल्स अकाउंट्स की, उसका IFSC कोड नंबर और वो सब उसमें पासबुक में होता है, वो ले जाएं। ज़मीन के कागजात भी ज़रूरत होती है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए हैं, वो लेके जाएं। तो ये रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर वाले कर देते हैं और किसान का उसमें कोई पैसा नहीं लगता जी। एक रजिस्ट्रेशन पर 30 रुपये का खर्चा होता है जो सरकार वहन करती है, यानी किसान को कुछ देना नहीं है, वहाँ जा कर के और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद में वो उसका रसीद देते हैं, प्रिंट आउट देते हैं, जिसमें उनका एक यूनिक कोड के साथ, मतलब पेंशन वाला वो निकलता है कार्ड, और उसको वो हमेशा के लिए साथ में रखें और आगे नियमित रूप से अपना जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो पेमेंट करते रहें। तो निश्चित तौर पर उनको 60 वर्ष की उम्र जब आती है तो 3,000 रुपये मंथली पेंशन चालू हो जाती है जी। प्रति माह 3,000 रुपए मिलने लग जाते हैं। बिल्कुल, तो वो सीधा अकाउंट में आ जाते हैं जो डिटेल्स शुरुआत में दी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपसे एक और बात जानना चाहूंगी, आपने कहा कि किसानों को भी राशि जमा करानी होगी, 55 रुपए या 200 रुपए, तो वो सीधा अकाउंट से कट जाएगी या फिर किसानों को खुद जाकर के करवानी पड़ेगी? सीधे अकाउंट से कट जाती है, उसका वो फॉर्म भरवा लेंगे तो उनके अकाउंट से। बहुत से ऐसे हमारे किसान हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ ले रहे हैं, उनका पैसा आता है, एक फॉर्म भर के कुछ फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी होगी तो उनका ऑटोमेटिकली जब भी ड्यू होगा उनके उस खाते में से भी पैसा जमा हो जाएगा, जिससे कोई फिक्र नहीं रहेगी। तो किसानों को ज्यादा जद्दोजहद करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बस शुरुआत में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, जाना है CSC सेंटर, वहाँ पर आपको कागजात और एक फॉर्म भरना है, उसके बाद सीधा आपके अकाउंट से पैसे कटते जाएंगे और जैसे ही 60 वर्ष आप पूरे कर लेंगे उसके पश्चात हर माह आपको 300 रुपये 3,000 रुपये, माफ कीजिएगा, 3,000 रुपये मिलते रहेंगे सीधा आपके अकाउंट में। जो ये राशि है वो आती रहेगी और आप इससे आगे चलकर भी आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल आमदनी का एक अच्छा जरिया हो सकती है ये। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, चर्चा जारी रखेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिवाकर जी ने कॉल किया है हिमाचल प्रदेश से, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं जानना चाहता हूँ कि भी जो हमारी जो कद्दू की फसल है ना जी, तो उसमें जो कद्दू की फसल है ना जी मेरी जी, मैं चाहता हूँ कि उसमें जो कीटनाशक लगे हुए हैं, मेरे कीड़े लगे हुए हैं ना, पत्तियां खा रहे हैं, तो उनको कैसे रोकथाम की जाए? जी डॉक्टर आश्रय क्या कहेंगे, कद्दू की फसल में कीड़े लगे हुए हैं, पत्तियां खा रहे हैं, किस तरह से रोकथाम नियंत्रण कर सकते हैं? देखिए, इस समय कद्दू वर्गीय फसलों में पत्ती खाने वाले कीड़े बहुत आते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हरियाली होती है और वहाँ शीतलता होती है, क्योंकि ये जहाँ भी छितर के चलती हैं काफ़ी हरियाली आ जाती है और ऐसी दशा में इनमें कहीं न कहीं पत्ती खाने वाले या पत्ती लपेटने वाले कीड़ों का आक्रमण स्वाभाविक तौर पे होता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप किसी भी उपलब्ध कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगा, अगर आपके पास मिल जाता है एसीफेट एक कीटनाशक आता है और उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और बर्ताव करने के लिए अगर आपको मान लीजिए 15 लीटर पानी का छिड़काव में आपकी जो भी क्षेत्रफल है जिसमें आपने कद्दू लगा रखा है वो कवर हो जाता है, तो उस 15 लीटर में तकरीबन आप 7 मिलीलीटर एसीफेट जो तरल मात्रा आती है उसको उसमें अच्छी तरीके से मिला लें और इसको ऐसे समय पे छिड़काव करें जब मधुमक्खियाँ खेत में ना हो। खासकर आपका शाम का वक्त होता है जब हवा काफ़ी थम जाती है और जो हमारी मधुमक्खियाँ जिनको हम अपनी बहुत ही सहकर्मी माना जाता है, बहुत ही लाभदायक कीट के श्रेणी में आती हैं, उनको नुकसान ना हो। ऐसी दशा में शाम में इस घोल का छिड़काव कर लें। अगर आपको एसीफेट नहीं भी उपलब्ध है तो आप किसी दूसरे कीटनाशक इसके समकक्ष जो भी कोई कीटनाशक है उसका भी बर्ताव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हिदायत ये रखें जैसे कि आप जब काफ़ी तेज हवा
का बहाव हो उस समय नहीं करें। और जब मधुमक्खियां विजिट कर रही हो, जब फूलों के खेत में वो भ्रमण कर रही हो, उस समय छिड़काव ना करें, जिससे कि उनके जीवन को खतरा न हो। और अगर उनके जीवन को खतरा होता तो कहीं नहीं हम भी उससे मुतासर होते हैं, हमारा भी नुकसान होता है, पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो इस तरीके से अगर आप इसका बर्ताव करेंगे किसी भी कीटनाशक का, तो निश्चित तौर पे जिसमें जो भी इल्लियाँ हैं या दूसरे कीड़े, इसका रस चूसने वाले कीड़े लगे हुए हैं, तो कहीं कहीं इससे ये आपको समाधान मिल जाएगा। जी, तो इस तरह से आप दिवाकर जी प्रबंधन कर सकते हैं कीटों का, लेकिन जब भी आप कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सावधानियां ज़रूर बरतनी हैं, जो हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको बताई हैं। तो ऐसे ही हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और बेल वाली सब्जियों की तुड़ाई और रखरखाव पर। आपके पास भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके वो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आप तक उनके जवाब जरूर पहुंचाएंगे। बता दें आपको, इस वक्त भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त गुजरात से शिवाजी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए जान लेते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, ये किसान मानधन योजना मैडम क्या मेरे को जानने का है। किसान मानधन योजना आखिर है क्या, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? मैडम क्या क्या लाभ मिलता है हम लोग को? क्या क्या लाभ मिल सकता है, हमारे विशेषज्ञ ने बताया था। डॉक्टर मीणा एक बार फिर दोहरा दीजिए हमारे किसानों को और जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, एक स्वैच्छिक पेंशन स्कीम है। 18 से 40 वर्ष के किसान इसके पात्र हैं जो लघु और सीमांत हों, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो, तो वो इसके पात्र बन सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन कराएं कॉमन सर्विस सेंटर में जाके, जो जन सूचना केंद्र होता है उसमें जा कर के। उसके बाद में किसान की उम्र जब 60 साल हो जाती है तब उसको पेंशन मिलना चालू होता है 3000 रुपये। जो सहयोग आपको देना है पात्र किसान को वो उम्र के हिसाब से होगा। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको 55 रुपये प्रति माह देना होगा और 55 रुपये सरकार उसमें लगाएगी।
ऐसे ही मान लो किसी किसान की उम्र 40 वर्ष है तो उसका प्रति माह जो कंट्रीब्यूशन होगा 200 रुपये होगा और 200 रुपये सरकार उसमें सहयोग करेगी। कहने का मतलब जो किसान का खर्चा होगा यानी उनका जो पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन उतनी ही मात्रा में सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है जीवन बीमा निगम जी वो इसको संचालित करेगा। केंद्र पोषित योजना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी की भागीदारी से इस योजना को चलाया जाएगा। किसान भाई क्योंकि जब उम्र उनकी 60 वर्ष के आसपास होती है उतनी मेहनत नहीं कर पाते, छोटे किसान हैं, तो कम से कम ये सोच के इस योजना को चला गया है कि 60 वर्ष की उम्र में उनको 3000 रुपये प्रति माह कम से कम मिलता रहे जिससे वो अपनी जीविका को चला सकें। जी, तो ये है ये योजना, किसान मानधन योजना। हमारे किसानों को 60 वर्ष के होने के बाद भी आमदनी मिलती रहे, इसके लिए सरकार की ये काफ़ी अच्छी पहल है। आपको भी थोड़ा योगदान देना होगा, जितना योगदान आप देंगे उतना ही योगदान सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा। और जब आप 60 वर्ष के पूरे हो जाएंगे उसके पश्चात आपको पेंशन के तौर पर ये राशि सीधा आपके अकाउंट में मिलती रहेगी और ये आपके लिए आगे चलकर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इसका जो लाभ है वो लघु और सीमांत किसान ले सकते हैं, यानी कि जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर या फिर उससे कम की है। तो बिल्कुल आप इसका लाभ ले सकते हैं और आपको इसके प्रति जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। राजस्थान से मनोज कुमार जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो। हाँ जी जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैंने तुरई की फसल बो रखी है 2-2.5 बीघा में जी। इसमें क्या है कि जो तुरई है वो लंबी नहीं रहती, बल्कि वो क्या है कि सीधी नहीं रहती, मुड़ जाती है। वो क्या क्या कारण है इसका? जी डॉक्टर आश्रय क्या कहेंगे? तुरई लगा रखी है, वो सीधी नहीं रहती, मुड़ जाती है। देखिए, जो तुरई लगाने का तरीका है वो हमारा परंपरागत तरीका है, उसको कहीं कहीं बदलने की ज़रूरत है। इस समय जो नई तकनीकी है, इसमें जो हमारे किसान भाई नई तकनीकी के तहत तुरई या बेल वाली सब्जियां उगा रहे हैं, वो कहीं कहीं उनको मचान पे चढ़ा देते हैं। खासकर आप ने जहाँ भी बेल वाली सब्जी लगा रखी, खासकर तुरई इत्यादि लगा रखी है, तो उस तो आप किसी एक मचान के ऊपर कहीं कहीं उसको आप ट्रेनिंग कर दें, उसको ट्रेन कर दें, जिससे कि जब उस पर मचान पे फैलती, जैसे आपने देखा है कि अंगूर के लिए एक मचान बनाया जाता है और उसके लिए क्या किया जाता है, आसपास चौखट बना दी जाती है, उसके ऊपर रस्सियों या तार के माध्यम से एक छत्ती बना दी जाती है, जिसके ऊपर की बेल वाली सब्जियों को फैला दिया जाता है। और जब बेल वाली सब्जियाँ इसमें फैलती हैं तो वो जमीन के संपर्क में नहीं आती हैं, और उसमें जब जमीन के संपर्क में नहीं आएगी तो इसमें कीड़े मकोड़े या बीमारियों के लगने की संभावना कम हो जाती है। और एक हवा का जो या रोशनी की जो वितरण है समान रूप से होता है, जिससे कि उसमें फलक ज़्यादा होती। प्रति इकाई क्षेत्रफल आपको अधिक से अधिक तोरी या लौकी की उपज मिल जाती है। तो हमारे जो भाई इस समय सुन रहे हैं, हमारे किसान भाई का ये प्रश्न है, तो कहीं अगर आपकी छोटी अवस्था है आपकी तुरई की बेल, तो उसको आप मचान के ऊपर चढ़ा दें, जिससे कि आप बार बार गिर जा रही है या इधर उधर हो जा रही, उससे भी छुटकारा मिलेगा। दूसरा, इसमें जो आपकी फलक की मात्रा है वो बढ़ेगी और कीड़े मकोड़े इत्यादि से भी आपको कम से कम इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा, या आपको कीटनाशकों या आपकी जो घूनी नाशकों हैं इनका कम से कम बर्ताव करना पड़ेगा। दूसरे किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि आप दूसरी जो आपकी परंपरागत आपकी जमीन में छितरा कर ही बेल वाली फसलों को उनकी फसलें लेना, उससे हम आगे हट के आप मचान बना के इन बेल वाली सब्जियों, खासकर इसमें आप कद्दू या खरबूजा या तरबूज नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जिनका फल छोटा होता है, फलों का आकार छोटा होता है, जैसे कि आपकी तुरई हो गई, लौकी हो गई, टिंडा हो गया, इन सबको मचान के ऊपर फैला के लगाएं, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। कीड़े बीमारियों से भी आपको कम से कम नुकसान उठाना पड़ेगा इन फसलों में।
जी बिल्कुल। तो डॉक्टर राम आश्रय, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। मनोज कुमार जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जो मचान बनाने की सलाह है इस पर आप ज़रूर अमल करेंगे और अपनी फसल को आगे चलकर बचा भी पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, हमारी जो पत्नी है ना, उसकी पीएम किसान योजना से नाम लिखवा है, लेकिन 2000 नहीं आए बैंक में। किसान सम्मान निधि की यहाँ पर बात कर रहे हैं और इन्होंने नाम लिखवाया है लेकिन अभी तक राशि नहीं पहुँच पाई है। हाँ, ये मेरे ख्याल से पत्नी है सुजाता भाई पाटिल जी। हाँ, उसका नाम तो लिखा है लेकिन पैसा नहीं आया, अभी तक राशि नहीं मिल पाई है, पैसा नहीं मिल पाया है आपको। ये जी। जो चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, जी, जिसमें 2000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तें मिलती हैं सालाना। तो हो सकता है आपका वो, क्योंकि मुझे यहाँ तो नहीं कह सकता मैं क्या स्थिति है, पर प्रोसेस में होगा। और आप जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कराया या इसके जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका भुगतान की क्या स्थिति थी है। क्योंकि पहले राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन करती हैं, उसके बाद में वो लाखों में होते हैं, फिर उनको केंद्र सरकार को भेजती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में होगा। आपने रजिस्ट्रेशन कराया और सही अगर पेपर दिए हैं तो निश्चित तौर पर आपको मिलेगी राशि। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है और आपका रजिस्ट्रेशन की तारीख से ही मीटर चालू हो जाएगा, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। मान लो लेट भी आप पैसा आ रहा है तो आपको पूरी किस्त मिलेगी, पूरी किस्त यहाँ पर मिलेगी। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा और साथ ही आप जो नज़दीकी जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वहाँ पर जाकर भी एक बार आप पता कर सकते हैं कि पूरी कार्रवाई हो गई है या फिर कुछ अभी भी बाकी है। अगर कुछ बाकी है तो आप पूरे कागजात या आप दे सकते हैं या फिर जो भी वो कदम उठाने को बोल रहे हैं आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर मीणा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बताया कि यहाँ पर हमारे किसानों को लाभ मिल सकता है, क्या इस योजना का लाभ हमारी महिला किसान भी ले सकती हैं? जी बिल्कुल। ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, महिला और पुरुष दोनों के लिए दोनों लाभ ले सकते हैं। लेकिन उनके नाम पर जमीन होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, और पति पत्नी दोनों भी ले सकते हैं इसका। दोनों ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया, कोई अलग प्रक्रिया है या फिर यही समान रूप से है? फैमिली का मतलब उसमें जो परिवार है, पति पत्नी कोई परिवार माना गया है, तो दोनों भी लाभ ले सकते हैं उसके पात्र अगर होते हैं तो। और दूसरी बात, अगर कोई बीच में छोड़ना भी चाहे जी, कभी मान लो 2-4 साल भर दिया भुगतान जो किस्त है, उसके बाद में मन बदल गया, नहीं उसको कंटिन्यू करना है, तो जो बैंक में ब्याज मिलता है उसके हिसाब से सेविंग अकाउंट में, उस हिसाब से उनकी पूरी राशि वापस कर दी जाती है। मतलब ऐसे नहीं है कि एक बार आपने कर दिया रजिस्ट्रेशन, आप आगे नहीं करना चाह रहे स्कीम को कंटिन्यू, तो आप बाध्य हो जाएं। जी, आप स्वतंत्र आपको करना ही पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं है, आप बीच में भी रोक सकते हैं अगर आपको आगे तक पूरा इसकी प्रक्रिया नहीं बढ़ानी है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी योजना है, आपको ज़रूर लाभ लेना चाहिए। आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ही ये सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में और साथ ही बेल वाली सब्जियों के संबंध पर। आपके पास अगर कोई सवाल हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, उनके जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से सुनील जी ने हमें कॉल किया है। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ, चोपड़ा से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र जी। जी नमस्कार, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछें। जी नमस्ते जी। ये जो आपने जो स्कीम चलाई है ना, बहुत अच्छी स्कीम है जी। किसान माध्यम से योजना से जो टीवी में दिखाई जा रही है जी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना, 30 से 45 की उम्र के लोगों को मासिक पेंशन योजना है। तो हमें यह ऐसा लग रहा है कि 40 के आगे के जो लोग किसान जो है 40 से लेके 50 तक, तो इनके लिए आम लोगों के लिए फिर ये पेंशन योजना नहीं है क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। जी क्या कहेंगे आप डॉक्टर मीणा? अच्छा सवाल है इनका। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है, वाजिब बात कही है। लेकिन चाहे प्रधानमंत्री श्रम वाली जो श्रम योगी योजना है उसकी बात हो, हमारी मानधन योजना की बात हो, इसमें उम्र 18 से 40 साल निर्धारित की गई है। लेकिन इस तरीके की मांग मान लो बड़े स्तर से आती है तो हो सकता है स्कीम में कई बार संशोधन भी किया जाता है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है कि 40 से 50 वाले किसानों को भी उसमें लिया जाए, क्योंकि 3,000 रुपये प्रति माह जो पेंशन देनी है वो 18 से 40 वर्ष की उम्र में जो भुगतान होगा और सरकार जो कंट्रीब्यूट करेगी उसके हिसाब से पेंशन कैलकुलेट करके। लेकिन आप सुझाव दे सकते हैं, अपने जो आपके स्टेट नोडल ऑफिसर हैं उनको लिख सकते हैं, तो हो सकता है कभी उसको कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सुझाव दिया जाएगा तो बिल्कुल इस पर कार्य जरूर हो सकता है। और जैसे आपने आवाज़ उठाई है, अगर और भी हमारे किसान इस तरह से मिलकर आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर इस दिशा में भी सोच विचार किया जाएगा और इस हो सकता है इस योजना में भी इसके लिए कोई प्रावधान ज़रूर कर दिया जाए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने सुनील जी, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हो भी जाए, हमारे सभी किसान इससे लाभान्वित हो सकें। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब मैं एक बार फिर रुक करना चाहूंगी डॉक्टर आश्रय का। डॉक्टर आश्रय, जानना चाहेंगे बेल वाली सब्जियां जो इस वक्त लगी हुई हैं, हमारे किसानों ने पूछा कि कीड़े लगे हैं, बीमारी लगी हैं, और कौन से प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है? खासतौर पर तुड़ाई का समय चल रहा है, तो क्या सावधानियां बरत सकते हैं हमारे किसान? देखिए निश्चित तौर पर हम कीड़ों की, बीमारियों की, लेकिन तुड़ाई के बाद जो प्रबंधन की खास इसमें बात होती है जी। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम समय पे किसी भी फसल की तुड़ाई नहीं करते तो उस पर या कटाई नहीं करते, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन खासकर यहाँ पे बेल वाली सब्जी है, इसमें अगर हम तुड़ाई में जरा भी हेर फेर करते हैं, यानी तात्पर्य यह है कि अगर हम पहले तुड़ाई कर लेते हैं तो उसमें आपका नुकसान नहीं है। मान लीजिए आप कद्दू या लौकी को बहुत छोटी अवस्था में, जैसे आकार उनका छोटा है, तब तोड़ लेते हैं तो उनके कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा पक जाती है, ओवर मैच्योर हो जाती है, तो उसको मार्केट में इसे या बाजार में इसकी कीमत नहीं मिलती है। तो सही दशा में खासकर आप फल वाली या बेल वाली सब्जी की तुड़ाई करें। और खासकर जैसे कि आपने पहले भी इंगित किया था, बहुत ही एक वीडियो क्लिप दिखाई दी यहाँ पे कि फल सब्जियों को हमेशा आप ऐसी अवस्था में तोड़ें जब तापक्रम ज्यादा नहीं हो। कहने का तात्पर्य है कि जब सुबह या बहुत शाम के वक्त जब तापक्रम अधिक नहीं हो,
जब फल सब्जियां इस धूप का पूरे दिन तपती हैं तो उनका तापक्रम काफी बढ़ जाता है। और ऐसी दशा में जब तापक्रम काफी बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि सूर्य की रोशनी की जिससे गर्मी है उसको जज्ब कर लेती है, तो इनकी श्वसन दर या इनकी दैहिक क्रियाएं हैं, खास फल सब्जियां भी हमारी तरह जीवित होती हैं, ये भी सांस लेती हैं, ये भी है, सारे जो है भौतिक क्रियाएं इसमें दैहिक क्रियाएं होती हैं, तो इनकी जो दर है काफी ऊंची हो जाती है और ये नुकसान संभावना ज्यादा रहती है जब हम उनको पैकिंग करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इसलिए जब ये समय सब्जियों की तोड़ाई करते हैं तो आप जब रात की शीतलता पकड़ उनकी जो गर्मी है कहीं कहीं बाहर निकल जाती है और उनकी जो दैहिक क्रिया है काफी स्लो हो जाती है, काफी मंद पड़ जाती है। और ऐसी दशा में हम फल वाली सब्जी खासकर लौकी जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हमें तापक्रम का ध्यान बहुत रखना होगा और साथ ही साथ सही समय पर उसकी तुड़ाई करनी होगी। और क्या सावधानियां बरतनी है डॉक्टर आश्रित, जानेंगे आपसे। कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल यहाँ पर जान लेते हैं, उनका जवाब उन तक पहुंचा देते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से वीर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका दिलीप सिंह जी? मैं ये पूछ रहा था कि जो आदमी 18 से 40 साल के बीच में मर जाता है जी, और वो लगातार कंटिन्यू अपनी पेंशन का वो भर रहा है, तो उसको ये पेंशन उसका क्या होगा? जी, आकस्मिक अगर निधन हो जाता है पात्र का तो क्या प्रावधान है इस योजना में? एक तो प्रावधान है, उसकी पत्नी जो है वो अगर नियमित रूप से फिर आगे कंटिन्यू करना चाहे तो उसको वो मिलेगा लाभ, उसका पूरी 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी जब 60 साल उसकी उम्र होगी। और अगर वो नहीं करना चाहे कंटिन्यू तो जो भी पैसा जमा हुआ है वो पूरा पैसा ब्याज सहित उनको वापस मिल जाएगा। जो भी उनके नॉमिनी हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो उनको वापस राशि मिल जाएगी। किसी तरह का कोई नुकसान किसान को नहीं होगा। जो उनकी साथी हैं, जो उनकी पत्नी हैं, उन्हें मिल जाएगी अगर किसी भी कारण के चलते आकस्मिक निधन हो जाता है लाभार्थी का, पात्र का। तो बिल्कुल, तो देखिए आज के हमारे इस कार्यक्रम के जरिए किसान मानधन योजना की बात कहें या फिर बेल वाली सब्जियों की हम बात कहें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां सामने निकल कर आई हैं और दोनों ही विशेषज्ञों ने बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं डॉक्टर रामाश्री और डॉक्टर मीणा, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। जी, तो देखा किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो हमने चर्चा कर ली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में और बेल वाली सब्जियों की खेती के बारे में। तुड़ाई के समय आपको क्या सावधानियां बरतनी है, कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस प्रकार करना है, ये तमाम बातों पर हमने चर्चा कर ली। ये तो हो गया आज के कार्यक्रम की बात। अगर कल के कार्यक्रम की बात करें तो क्या विषय रहेगा आपको बता देते हैं। कल के कार्यक्रम का हमारा जो विषय है वो रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बता दें हमारा ये जो कार्यक्रम है इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पर आप जो भी सवाल है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। जरिए है हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी हम तक आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है जिसके जरिए आप पहले ही अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसका नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है। अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और हमने आपको कल के कार्यक्रम के विषय बता दिए हैं, माध्यम बता दिए हैं जिससे आप पहले ही अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही जिससे आप लाइव भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आज के इस अंक में बस इतना ही। और खेती किसानी से संबंधित अगर और आप ताज़ा जानकारियां लेना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल का भी रुख कर सकते हैं। आप उसके जरिए भी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हमारे जो पुराने एपिसोड्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, डीडी किसान देखते रहिए। नमस्कार।